हाँ बेटा, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में अपन इक्विवेलेंट वेट सीख रहे थे। इक्विवेलेंट वेट का अपन ने फॉर्मूला देखा था, इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय एन फैक्टर। ओके, मैंने ये सब देख चुके थे। ठीक है, फिर अपन मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट एन फैक्टर की वैल्यू अपन डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर एसिड या बेस होगा तो एन फैक्टर इज एसिडिटी और बेसिसिटी। मींस क्या कि एसिडिटी क्या होती है कि बेस जितने OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है उसको एसिडिटी बोलते हैं। हाँ बोलो। सर लैग हो रही है क्या? आवाज लैग हो रही है, एक सेकंड। हाँ सर। आप लोगों की आवाज तो क्लियर आ रही है, बाकियों को भी लैग हो रही है क्या? हाँ सर लैग हो रही है। अच्छा, अभी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर। ओके ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि इक्विवेलेंट वेट का अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि इक्विवेलेंट वेट अपन कैसे निकालते हैं। उसमें अपन ने सीखा था कि इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर क्या होता है अगर एसिड या बेस है, ठीक है, तो एसिड जितना H प्लस देता है वो एन फैक्टर होता है एसिड का, और H प्लस जितना देता है उसी को अपन बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, और बेस के केस में जितना वो OH माइनस देता है, ठीक है, वही उसका एन फैक्टर होता है और उसको अपन एसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अपन ने ये सब सीखा था। चलो, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सॉल्ट की। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो ऑन सॉल्ट द एन फैक्टर इज एन फैक्टर इज एन फैक्टर इज टोटल चार्ज ऑन कैटायनिक या एनायनिक पार्ट। ठीक है, देखिए सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, सॉल्ट बेसिकली किससे बनता है, एसिड और बेस से। ठीक है, तो जो भी चार्ज होगा, ठीक है ना, उसके कैटायनिक या एनायनिक पार्ट पे उसको अपन बोलते हैं क्या, उसका एन फैक्टर। जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं Na2SO4, इट इज अ सॉल्ट, है ना बेटा, सॉल्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टोटल चार्ज कैटायन पार्ट पे कितना है बेटा, दोनों पे सेम होगा। कैटायन पार्ट पे देखो सोडियम के 2 आयंस है, ठीक है, तो एक सोडियम एटम पे चार्ज होता है 1, ठीक है, +1 तो *2, ठीक है। सल्फेट आयन एनायनिक पार्ट पे देखे तो एक सल्फेट आयन पे चार्ज होता है -2, तो इसीलिए इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, कैटायनिक एनायनिक पार्ट पे जो चार्ज है, ठीक है ना, तो दैट इज चार्ज इज 2, तो विदाउट साइन हम इसको लिख देंगे, तो यही इसका एन फैक्टर हो जाएगा। Just take another example. If I take another example, just like NaCl, very familiar salt. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैटायन एनायन दोनों पे चार्ज क्या है, +1 -1, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 1 हो जाएगा विदाउट द साइन। Am I clear? बोलो, क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। सर दोनों का चार्ज यस सर। डिफरेंट नहीं हो सकता? दोनों का चार्ज डिफरेंट कैसे होगा, तो सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है ना, तो न्यूट्रल कैसे होगा कंपाउंड अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे, हाँ सर। हाँ हाँ है ना, हाँ। ठीक है, ओके हाँ जी सर। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, फोर फोर न्यूट्रल एटम, ठीक है, एन फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी, ठीक है ना। अगर मान लो आपके पास एक न्यूट्रल एटम दे दिया जाए, ठीक है, अगर आपके पास न्यूट्रल एटम दे दिया जाए जस्ट लाइक Na, तो इसके केस में इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, बोलो, वैलेंसी कितनी होती है, बोलो 1, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 1। समझ आया, बोलिए, समझ में आया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं नेक्स्ट यस सर। कैटेगरी यस देखूं, सर। नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉर फॉर व्हाट, चार्ज्ड आयंस, ठीक है, तो अगर मैं आयंस की बात करूं या फिर आयंस की बात करूं फॉर आयंस, तो एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है, एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज। जैसे अगर आपसे कोई पूछे NH4 प्लस पे कितना कितना है एन फैक्टर इसका, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, एन फैक्टर, क्योंकि ओवरऑल चार्ज NH4 पे कितना है, +1, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर रिडॉक्स रिएक्शन,
फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे रिएक्शंस होता है बेटा? बोलो, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ठीक है? तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो एन फैक्टर अपन निकालते हैं, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जितना चेंज होगा वही उसका एन फैक्टर होगा, बट ये अभी हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये अपन कब पढ़ेंगे? आपके मॉड्यूल के हिसाब से ये अपने को पढ़ना है कब? बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि नहीं। समझ आ रहा है? बोलिए। यस सर, थोड़ा ऊपर क्या बेटा? सर, थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा लिखना है। लिखो। सर इसके ऊपर वाला। हो गया? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. Okay. Now, after learning the equivalent concept, equivalent weight, let's come to the next topic, that is number of gram equivalents. Number of gram equivalents. ठीक है? Number of gram equivalents. ठीक है? Okay. इसको अपन number of equivalents में बोलते हैं. Number of equivalents में बोलते हैं. ठीक है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं बेटा, ये मतलब कि क्या होते हैं बेसिकली? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होता है, इट्स जस्ट लाइक मोल। मोल की तरह ही हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज जस्ट लाइक मोल, ठीक है ना? इट जस्ट लाइक मोल, ठीक है ना? बट द वैल्यू ऑफ number of equivalents of same substance can be different. Substance can be different in different reactions, in different reactions, in different reactions. Hence due to can be different in different reaction due to different n factors, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है ना, होता क्या है कि आपका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में कि रिएक्शन कैसा है? ओके, बहुत सारे केसेस में रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, और खास करके रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन अभी हमको पढ़ना नहीं है, तो शायद आपको ये चीजें समझ नहीं आए कि एन फैक्टर जो है सो कैसे वेरी कर सकता है, क्योंकि हमने तो एन फैक्टर पढ़ा है कि एसिड है तो कितना H+ देगा, हर केस में तो एसिड उतना ही H+ देगा, या बेस है तो कितना ज्यादा OH- देगा, ठीक है? तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ मैं इसके वेरिएशन का, बहुत बेसिक सा एग्जांपल, ठीक है? आपको इससे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वेरी करता है, ठीक है ना? जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है? तो जस्ट लाइक कि मतलब कि अगर मैं एग्जांपल दूं, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ H2CO3 प्लस Na, ठीक है? अब अगर ये रिएक्शन मान लो कंप्लीट नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? NaHCO3 प्लस प्लस कितना हो जाएगा बेटा? बोलो, प्लस यहाँ से कितना निकला? H+, ठीक है? प्लस H+, ठीक है? अब अगर मैं इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखूं, ठीक है ना? अगर मैं इस रिएक्शन को Na यहाँ पे क्या, सॉरी, प्लस हाइड्रोजन, अब आप इसको जैसे H2 कर दो, ठीक है? Na गया है ना, ठीक है? अब आप इसको चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना? आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे Sir, देखो, H बोलो।
सर आप H2 कैसे किए? बेटा H नहीं रह सकता ना, अब बैलेंस कर लो इसको। यहाँ से सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है। अब ऑब्वियस चीज है कि भाई हाइड्रोजन तो फ्री स्टेट में रह नहीं सकता ना, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही बनाएगा। अब इसको आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो है सो उसको आप बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसके लिए नहीं है, ठीक है यस ना। सर, सर जैसे समझ मान, गए। हाँ ठीक है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे अपने एक हटाया ना, तो यहाँ पे कर लो 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, अब बैलेंस हो गया। चेक करना एक बार, हुआ बैलेंस। यस सर। ओके, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो H2CO3 आपको क्या है, एक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। इसने कितने H प्लस लूज किए बताओ? सिर्फ एक H प्लस इसका रिप्लेस हुआ ना ओवरऑल। आप देख रहे हो ना H2CO3 से क्या बना, बोलो? सिर्फ एक H प्लस लॉस किया, HCO3 माइनस बना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा H2CO3 का? N फैक्टर वुड बी 1, ठीक है। बट अगर मैं सेम ऐसे रिएक्शन कराऊं H2CO3 और इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट करा दूं प्लस Na प्लस 2Na, ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है Na2CO3 जब दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और प्लस H2। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसने दोनों H प्लस लूज किए हैं। अगर दोनों H प्लस लूज किए हैं तो इसका N फैक्टर यहाँ पे क्या है, बोलो बेटा, बोलो 2, ठीक है। तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि N फैक्टर डिफरेंट होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिफरेंट सिचुएशन में क्या हो सकते हैं, बोलो? डिफरेंट हो सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट N फैक्टर, ओके। एंड N फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ये सबसे ज्यादा देखने के लिए किसमें मिलता है, तो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है रेडॉक्स रिएक्शन में। बट रेडॉक्स रिएक्शन अभी हमको फिलहाल कंसर्न हमारा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। फर्स्ट केस में जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, उसमें यस सर। कितना H प्लस यूज किया, एक, N फैक्टर 1। सेकंड में कितना यूज किया, 2, तो N फैक्टर कितना होगा बेटा, बोलो? 2। कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। अब ये देखो N फैक्टर पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बेसिकली डिपेंड कैसे करता है। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है ना बेटा, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक है। क्या होता है ये, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो ऑब्वियसली अगर n फैक्टर की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स के लिए डिफरेंट रिएक्शंस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो सकते हैं, बोलो? डिफरेंट हो सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, बोलो? समझ में आ रही है? यस। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू लेट्स सी अनदर फॉर्मूला। ये आता बेसिकली कैसे, ये फॉर्मूला बेसिकली आता कैसे? तो बेसिकली ये फॉर्मूला ऐसे आता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को डिफाइन किया जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को। इट इज डिफाइंड एज गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका डेफिनेशन क्या है, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वुड बी इक्वल टू व्हाट, गिवन वेट को W मैंने लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट को अपन ने ऊपर पढ़ा है, इक्विवेलेंट वेट कैन बी रिटन एज व्हाट, बोलो? बोलो? मोलर मास बाय n फैक्टर। क्या लिख सकते हैं उसको, बोलो? मोलर मास बाय n फैक्टर, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोलर मास, ठीक है, और डिवाइड बाय n फैक्टर, मोलर मास बाय n फैक्टर, तो n फैक्टर चला गया ऊपर। नाउ वेट बाय मोलर मास क्या होता है बेटा, बताओ? वेट बाय मोलर मास क्या होता है, बोलो? नंबर ऑफ मोल्स। तो इसीलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो अपने पास ये दो फॉर्मूला मेन है, ठीक है। गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट व्हिच कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू n फैक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस। am I clear? बोले बेटा, सबको क्लियर है? अगर बोलो, ठीक यस। है, ओके, गुड, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज नॉर्मेलिटी। द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज नॉर्मेलिटी, ठीक है बेटा। तो नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज it is defined as number of gram equivalents या number of equivalents, ठीक है, present of a substance present per liter of solution, present
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन कितने इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है, उस सब्सटेंस के, उसी को उसका क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के, उसी को उसका क्या बोलते हैं बोलो, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। जैसे मोलैरिटी होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, उसी तरह नॉर्मेलिटी को कैसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मेलिटी इज रिटन एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। n को पढ़ा कैसे जाता है, नॉर्मल, जैसे m को पढ़ा जाता है मोलर, ठीक है, स्मॉल m को पढ़ा जाता है मोलल, उसी तरह n को क्या पढ़ा जाता है, नॉर्मल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, सबको Yes, समझ में sir. आ रहा है। नाउ दिस इज द मेन Yes, sir. फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, गुड, ठीक है, दिस इज द मेन Number of फॉर्मूला फॉर, equivalent. हाँ, नॉर्मल नंबर Number ऑफ of इक्विवेलेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउ दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। नाउ if I see it closely, so I can see that number of normalities, number of equivalents by volume of solution in liter. Now number of equivalents can be, we have just seen that it can be written as number of moles into n factor, ऊपर में देखा आपने जस्ट, बोलो बेटा, देखा है ना, देखा ना, जस्ट तो देखा है, number yes, of sir. equivalent, number of moles into n factor. Now by seeing this formula, can you analyze something, what is this number of moles divided by volume, this is what, बोलो, ये कौन सा concentration टर्म है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, Molarity. मोलैरिटी होता है यार, इसमें इतना सोचने का क्या है। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अच्छा, इस ये भी फॉर्मूला इस फॉर्म में भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये एक्चुअली बहुत काम आएगा, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा इस फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ठीक है, तो इसमें जो होता है ना बेटा, जैसे कि मोलैरिटी में क्या होता है बेटा, बोलो, मोलैरिटी में जैसे कि डाइल्यूशन लॉ होता है ना, वैसे नॉर्मेलिटी में भी डाइल्यूशन लॉ होता है। डाइल्यूशन लॉ, जैसे मोलैरिटी में क्या होता है, डाइल्यूशन लॉ होता है कि आप वॉल्यूम सॉल्वेंट का ऐड करते हो तो सॉल्यूट का तो अमाउंट चेंज होता नहीं है, तो इसीलिए m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो सेम वे में जो नॉर्मेलिटी होता है उसका भी डाइल्यूशन लॉ होता है, n1v1 इज इक्वल टू n2v2 इज इक्वल टू n3v3 एंड सो ऑन। आ रही बात समझ में, इफ यू आर एडिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज नॉट चेंजिंग, है ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। और अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा किसका, सॉल्यूट का, तो अगर आप सॉल्यूट का अमाउंट नहीं चेंज कर रहे हो, सिर्फ सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज कर रहे हो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल नॉट चेंज, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल नॉट चेंज, सो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, चाहे आप कितना भी उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को डाल दो। तो इसीलिए on adding solvents of different quantity, the product of normality into volume never changes, just like molarity into volume वाला जो formula था dilution law वाला, that m1v1 is equal to m2v2 is equal to m3v3 and so on. Next is molarity of mixing, normality of mixing, ठीक है, same like molarity of mixing, it is normality of mixing। molarity of mixing क्या होता था कि अगर आप different solutions लो एक ही substance के of different molarity and volume, then the क्या था बोलो, then the final molarity will be equal to m1v1 plus m2v2 divide by v1 plus v2, है ना बेटा, ये होता था। उसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा कि फाइनल नॉर्मेलिटी वुड बी इक्वल टू n1v1 प्लस n2v2 प्लस, अगर आप मान लो n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिला रहे हो, n3v3 प्लस सो ऑन nnvn डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn। एनी प्रॉब्लम, बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। No, sir. किसी को ये फॉर्मूला समझने में दिक्कत है तो बता दीजिए, जस्ट लाइक मोलैरिटी की तरह ये फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला आपने मोलैरिटी में देखा था m1v1 m2v2 m3v3,
ठीक है। सेम वे में आपने देखा था m1v1 plus m2v2 by v1 plus v2। सेम नॉर्मेलिटी के लिए क्या होता है, n1v1 is equal to n2v2 is equal to n3v3। और नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो n1v1 plus n2v2 plus n3v3 एंड सो ऑन nnvn डिवाइडेड बाय v1 plus v2 plus v3 सो ऑन vn। ठीक है, तो ये आपको हो गई नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ छोटा छोटा, प्लीज बनाइए उसको, सारे लोग सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर भेजिए। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। जिन लोगों को ये समझ नहीं आया है वो जाके गेट 99 पे लेक्चर को वापस से देखिए। ठीक है, मोलैरिटी होगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, सबसे बेस्ट होता है कि आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, अगर आपने नोट्स रिवीजन किया है तो ये सब चीजें तो आप तुरंत कैच करोगे। अगर आप नहीं कैच कर पा रहे हो तो उसका सिंपल सा बात ये है कि आपने नोट्स को पलट के दोबारा नहीं देखा या फिर क्लास ही नहीं की। ठीक है, दो चीजें हो सकती है। जिन लोगों ने क्लास नहीं किया, जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया, उन लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग प्लीज मेरे वीडियोस को देख लेना और वहां से जो भी प्रॉब्लम आए वो सर पूछना। सर हाँ बोलो बोलो। तो जो गेट 99 पे अपने वीडियोस रखे हैं ना सर, सर वो तो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जिसमें उन सब में खुलने पर नहीं खुलता, लिखता है सिर्फ एंड्रॉइड में खुलेगा। एंड्रॉइड में खुलेगा तो एंड्रॉइड पे देखो, सर ठीक है सर। नहीं तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो जाके। सर आप डालते हो क्या यूट्यूब पे? डालता हूँ लेकिन अभी फिलहाल के लिए डाल रहा हूँ, बाद में नहीं डालूंगा परमानेंट। तो फिर लिंक गूगल क्लासरूम में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा जैसे अभिजीत सर शेयर करते हैं। नहीं नहीं, वो तुम जाओ ना मेरे चैनल पे जाओ, दिख जाएगा तुमको टॉपिक वाइज। सर नाम नहीं पता ना सर। मेरा नाम टाइप करना ना सिंपल से, ठीक है शुभम सर। चौधरी। ठीक है, ये टाइप कर देना। ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। या फिर मेरा ईमेल आईडी टाइप कर देना, शुभम डॉट हिट 2017 @gmail.com। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं डाल रहा हूँ, मिल जाएगा, बट परमानेंट सोर्स विल बी गेट 99। ठीक है सर। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है लेक्चर देखना, मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लास में ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है, लेक्चर देखने से, वीडियो लेक्चर देखने से समय वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर ए और सी कीजिए, बी होमवर्क में फटाफट करके बताइए 4 मिनट में, 3:38 तक।
हो गया बेटा सबका? 7 लोगों का ही आंसर आया है। सर 2 मिनट। जल्दी करो। चलो बहुत टाइम हो गया। 13 लोगों का आंसर आया है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन 0.74 ग्राम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिएगा बेटा बहुत सिंपल सा है। नॉर्मेलिटी बोला है ना निकालने, सब देखो सबसे अच्छा आइडिया होगा कि पहले मोलैरिटी निकालो फिर नॉर्मेलिटी निकालो। इसलिए कि आप नॉर्मेलिटी निकालोगे, मोलैरिटी निकालोगे, उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, नॉर्मेलिटी निकाल के और फिर उसको n फैक्टर से डिवाइड करके मोलैरिटी निकालो, ठीक है। बट मैं मोलैरिटी वाले अप्रोच से जाऊंगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज इजियर देन डिवीजन, ठीक है, फास्ट होता है बेसिकली। तो मोलैरिटी फर्स्ट केस में अगर मैं निकालूं तो फर्स्ट केस में मोलैरिटी कितनी आएगी बेटा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH का होल ट्वाइस बात करूं तो दिस विल बी 0.74 डिवाइड बाय 0.74 डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज 40 प्लस 16 प्लस 17 टू द 34 प्लस 40 दैट इज 74, ओके। और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? बोलो 5 ml, तो 5 into 10 to the power minus 3। सो ये कट के यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power minus 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 2, तो ये 10/5 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2 मोलर, ठीक है। तो 2 मोलर अगर हो गया तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? तो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, तो मोलैरिटी इज 2 एंड n फैक्टर ऑफ CaOH का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा? देखिए एक बेस है और बेस है तो ये कितना जितना OH माइनस देगा उतना ही इसका एसिडिटी होगा। तो CaOH का होल ट्वाइस कैन गिव 2 OH माइनस, सो its n factor will be 2, so overall normality will be 4, ठीक है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आता है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए 1/10 मोल ऑफ H2SO4 in 500 of ml of solution, बहुत ही आसान है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 1/10 डिवाइड बाय ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 500 ml मींस हाफ लीटर, तो ये हाफ से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये चला जाएगा ऊपर 2 और नीचे 1, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 5 10, तो यहाँ से मोलैरिटी इसकी क्या होगी? 1/5 मोलर, ठीक है। ओके, अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो 1/5 इनटू सॉरी n फैक्टर। अब सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड, 2H+ देता है, तो इनटू 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा बोलो 0.4 नॉर्मल, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? सेकंड वाला बना के आइएगा, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है सेकंड भी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू, जब इतनी सारी जो चीजें अपन ने पढ़ी है वो एक चीज पढ़ने के लिए की है, एंड दैट इज इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। दैट इज इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें क्या हमने पढ़ने के लिए सारी चीजें की है? दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये बेसिकली समझ लो कि ये ब्रह्मास्त्र है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना।
मतलब ये लॉ अगर आपको सही से लगाने आ गया और आप इसके रेगुलर प्रैक्टिस में आ गए, तो सबसे फास्ट क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है, ठीक है? और सबसे ईज़ी है इसको अप्लाई करना, ठीक है? तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेसिकली क्या हेल्प करता है, तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है? तो आपको अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब जो भी चीज़ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसके अमाउंट के बारे में पता लगाना, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पता लगाना, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? स्टोइकियोमेट्री में आती हैं। मतलब बेसिकली रिएक्शन को एनालाइज करना, ठीक है ना? ओके, दिस इज स्टोइकियोमेट्री। ओके, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के पहले हमने दो ऐसे मेथड सीख चुके हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं। तो उसमें से पहला मेथड क्या था आपका? बोलो, मोल मोल एनालिसिस, और दूसरा मेथड क्या था? पीओएसी मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। सो ये तीसरा मेथड सीखने की जरूरत क्या है? तो ये बेसिकली इस मेथड की खासियत है कुछ, ये इसकी खासियत ये है कि इन इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, इन इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट या फॉर अप्लाइंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, for applying law of equivalence, we don't need to know the complete reaction। जैसे कि इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है बेटा कि जैसे कि आपको जो मोल मोल एनालिसिस थी, उसमें अपन बैलेंस करके रिएक्शन को बताते थे, इसका कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना क्या बनेगा। फिर उससे अच्छा मेथड है पीओसी। पीओसी में सिर्फ आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, और प्रोडक्ट पता है तो आप क्या करोगे? बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगा के वहां का प्रोडक्ट का अमाउंट, रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया, सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का फायदा ये है कि आपको पूरा रिएक्शन जानने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना? आपको सिर्फ रिएक्टेंट का पता हो, प्रोडक्ट नहीं पता हो, फिर भी चलेगा, मतलब कि बाकी क्या-क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? बहुत मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू किसी भी सवाल को बनाने के लिए। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता क्या है? ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता क्या है? ये लॉ ये बोलता है कि इन अ कंप्लीट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू दिस लॉ, टू दिस लॉ, इन अ कंप्लीट रिएक्शन, इन अ कंप्लीट रिएक्शन, देखिए हर जगह लिमिटिंग रिएजेंट वाला चीज तो रहेगा ही। मतलब रिएक्शन में कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या? रिएक्टेंट पूरी तरह से आपस में रिएक्ट कर जाना चाहिए। तो इन अ कंप्लीट रिएक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? सो इन अ कंप्लीट रिएक्शन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स of each reactant and product will be same, ठीक है? ये होता है आपको, बोलो, इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, कि हर रिएक्टेंट का और हर प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा वो क्या होगा बेटा? सेम होगा। और इसका फायदा मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल से बताता हूँ। जस्ट लाइक कि मान लेते हैं कि आपको मैं तीनों मेथड्स को कंपेयर करके बताता हूँ। पहले सबसे पहले मैं मोल मोल एनालिसिस की बात कर लेता हूँ, ठीक है? आप बस समझने के लिए बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं टफ एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, ताकि आपको चीजें समझ में। तो मोल मोल एनालिसिस में जस्ट लाइक कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपने मान लो H2SO4 प्लस Na का रिएक्शन देखा है, ठीक है? और आपको कोई पूछ दे कि बताओ सोडियम सल्फेट का अमाउंट क्या है, तो सबसे पहले आप इसको बैलेंस करोगे, Na2SO4 प्लस, बोलो, H2, ठीक है? या चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसमें कर देते हैं Ca, ताकि बैलेंसिंग की जरूरत पड़े, ठीक है? तो अपन यहाँ पे Ca ले लेते हैं, तो CaSO4 इस केस में भी, चलो ठीक है, इसको ही चेंज कर देते हैं, ठीक है? लेट्स टेक HCl एज एसिड। बस मेरा आपको सिखाना पर्पस और कुछ भी नहीं, ठीक है ना? तो आपको सीख जाए आप एकदम बेसिक एग्जाम्पल। तो ये CaCl2 क्या बनेगा बेटा? CaCl2 प्लस H2, ठीक है? ये आपका प्रोडक्ट होगा, ओके? अब मोल मोल एनालिसिस ये बोलता है कि जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला यहाँ पे कि आपके पास जो है, सो लेट्स से कि इस रिएक्शन में कैल्शियम क्या है? एक्सेस है। लेट्स से आपका कैल्शियम एक्सेस है, ठीक है? और HCl आपको फर्स्ट रिएक्शन में मैंने बोला कि आपके पास लेट्स से इसका अमाउंट है 36 72 73 ग्राम, 73 ग्राम आपका अमाउंट है, और आपको मैंने बोला कि CaCl2 का अमाउंट बताइए, ठीक है? तो CaCl2 का अमाउंट के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? मोल मोल एनालिसिस लगाने के लिए सबसे पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे बेटा।
रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आपने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, और कहीं पे कुछ लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। फिर क्या बोला था कि आपको मोल मोल एनालिसिस में अपन क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को उसके n फैक्टर से जो बेसिकली फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले अपन, फिर हम बात करेंगे पीओएससी एंड मोल मोल एनालिसिस लगाने के लिए। तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे बेटा कितने हैं बताओ, तो गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट, गिवन वेट बाय मोलर मास ऑफ NaCl HCl दैट इज 36.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो ये 36.5 ये 73 ये कट गया 2, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला था कि मोल मोल एनालिसिस अपन लगाते कैसे हैं, तो वी डिवाइड, मतलब बेसिकली बोला क्या था कि जो रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स और बोलो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, वो सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, सेम होता है फॉर अ कंप्लीट रिएक्शन, या फिर जो भी चीज पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम एक्सेस में होगा तो इसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे, अपन किसको कंसीडर करेंगे, HCl CaCl2 और H2 को, तो कैल्शियम एक्सेस में। तो जो भी चीजें रिएक्शन में जितनी पार्टिसिपेट लेती है, जितनी अमाउंट में पार्टिसिपेट करती है, सारे का जो नंबर ऑफ मोल्स और आपका इसका रेशियो बोलो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है। जैसे HCl की अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करो तो 2 है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 है। दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा कितनी है इसकी 1। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 1। कोई दिक्कत, बोले बेटा एकदम आसान है, अपन बहुत बार कर चुके हैं ये, समझ आ रहा है, अरे बोलो। सेकंड मेथड मैंने क्या बताया था, सेकंड मेथड बताया था मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, सॉरी नंबर पीओएससी मेथड। सेकंड मेथड क्या बताया था, पीओएससी मेथड। पीओएससी मेथड अपन अप्लाई करते हैं सेम रिएक्शन के लिए, ठीक है, सेम रिएक्शन के लिए अपना रिएक्शन क्या है, HCl plus Ca gives CaCl2 प्लस H2, ठीक है। अगेन मैं Ca को एक्सेस में देता हूँ, आप जानते हो जो एक्सेस होता है वो सारे अमाउंट को अपन काउंट नहीं करते हैं, उतने ही अमाउंट को काउंट करते हैं जितना रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सेम कंडीशन अभी भी है कि आपके इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं 73 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए इसके 2, और कैल्शियम क्लोराइड का आपको अमाउंट निकालना है कि कैल्शियम क्लोराइड कितना बना हुआ है कैल्शियम एक्सेस में। तो अपन जानते हैं पीओसी में क्या करते हैं, अपन एटम को कंजर्व करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो HCl और कैल्शियम क्लोराइड में क्लोरीन कॉमन है, तो मैं लगा सकता हूं नंबर ऑफ एटम्स 1 into number of atoms of number of molecules of HCl। मैं POC किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, Cl पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे साइड में, अप्लाइंग POC on Cl, POC on क्लोरीन, ठीक है। तो अगर मैं क्लोरीन पे POC लगा रहा हूँ, लेफ्ट साइड में क्लोरीन कितना होगा, तो 1 into number of molecules of क्लोरीन, ठीक है, HCl इज इक्वल टू, राइट में क्लोरीन कितना होगा, तो 2 into, क्योंकि एक CaCl2 में दो क्लोरीन के एटम है, तो 2 into नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, मोल ही लिख देता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि अपने पास मोल का डायरेक्ट डाटा है तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2, ठीक है। और आपको निकालना भी नंबर ऑफ मोल ही है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, 1 into नंबर ऑफ मोल्स HCl का कितना दिया 2 is equal to 2 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 कितने आ जाएंगे बेटा, CaCl2 का नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बोलो 1, ठीक है, 1 into 2/2 that is equal to 1। तो ये बेसिकली पिछले बार से भी आसान था, पिछले बार आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ा, ठीक है, और इस बार आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्टली इसको क्या किया, सॉल्व कर दिया। थर्ड मेथड क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये उससे भी इजी है अप्लाई करना, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन दिस इज द फास्टेस्ट मेथड और द इजीएस्ट मेथड और सबसे ज्यादा रिलायबल मेथड है ऐसे रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें आपको पूरी तरह से रिएक्शन नहीं पता। पीओसी में भी प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरा रिएक्शन पता होना चाहिए, हो सकता है कि अगर ये रिएक्शन नहीं पता होता तो आप डायरेक्टली यहाँ क्लोरीन पे पीओसी नहीं लगा सकते थे, हो सकता है कि कोई और मॉलिक्यूल भी क्लोरीन हो, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता कि जितने क्लोरीन HCl में होगा उतना ही क्लोरीन CaCl2 में होगा, हो सकता है कोई और कंपाउंड इसके साथ बन रहा होता है जिसमें भी क्लोरीन होता है, तो इस चीज के बारे में अपन श्योर नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो आप, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में लफड़ा नहीं, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में सेम सवाल मैंने पूछा कि HCl है और आपके पास CaCl2, लेट से आपके पास क्या था, बोलो Ca है, कैल्शियम, ठीक है, और आपको निकालना है कि CaCl2 कितना बनेगा, ठीक है। तो बस आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि CaCl2 कितना बनेगा, ये आपको फाइंड करना है। रिएक्शन आपको नहीं पता, मान लो आपको रिएक्शन नहीं आता, ठीक है, रिएक्शन आपको मालूम ही नहीं है क्या होगा, जैसे अभी तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर इसके साथ तो ये बनेगा, लेकिन आपको रिएक्शन मालूम नहीं पता,
कि पूरा रिएक्शन क्या है, और ये मोर ऑफन केस हो सकता है कि आपको पूरा रिएक्शन नहीं पता होगा, ठीक है। तो आपको बस इतना इंफॉर्मेशन दिया गया कि ये एक्सेस में है और ये क्या है, आपको बोलो HCl क्या है, बोलो 2 मोल है मान लेते हैं। तो बोल रहे हैं CaCl2 का अमाउंट बताओ, यू डोंट नो द कंप्लीट रिएक्शन। इसके बाद कुछ बन रहा होगा, मालूम नहीं आपको क्या बन रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में लगाने का फायदा क्या, आपको तो बैलेंस करना नहीं ही पड़ता, जो पीओसी में ही फायदा है, उसके साथ आपको पूरी रिएक्शन की जानकारी की भी जरूरत नहीं है। बस आपको छोटी सी चीज पता है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये बोलता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स that is completely reactant and product reacting, all reactants that is completely reacting and the product is बोलो सेम। तो यहाँ देखो कैल्शियम तो पूरी तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा, तो अपन HCl का सहारा लेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl would be equal to number of equivalents of CaCl2। यही तो अपन ने पढ़ा है, अरे बोलो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही तो, सबके इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इनटू n फैक्टर ऑफ HCl, लिख सकते हैं ना बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCl2 क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 इनटू n फैक्टर ऑफ CaCl2। कोई दिक्कत, बोले बेटा लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला अभी अपन ने जस्ट सिंपल सीखा यस है, सर। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज बोलो 2, और n फैक्टर ऑफ HCl इज एसिड, एक H प्लस दे रहा है, ठीक है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, टोटल चार्ज ऑन केटायन इज +2, टोटल चार्ज ऑन एनायन इज आल्सो -2, क्योंकि क्लोरीन एक क्लोरीन पे एक -1 चार्ज होता है। तो इसका जो n फैक्टर है कैल्शियम क्लोराइड का वो कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम क्लोराइड का आपको निकालना है। क्या आंसर आ गया बेटा, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितने आए, बोलो बोलो बेटा 1 मोल। तो आप देख रहे हो बेटा तीनों मेथड्स में क्या अंतर है, ठीक है। मैं बहुत बेसिक सस्ता सा एग्जांपल से आपको बताऊं ताकि आपको चीजें बहुत समझ में आए। बहुत लोग तो डायरेक्ट रिएक्शन देख के बोल देते सर ये 2 मोल है तो CaCl2 भी क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो टोटल मोल आपने HCl का 2 दिया तो CaCl2 1 बनेगा। हाँ बहुत अच्छी बात है, वो मुझे पता है कि आप लोगों को मालूम है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं था आपको बताना कि आपको हार्ड क्वेश्चन दिखा के, ठीक है। मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको बताऊं कि पीओसी इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या है, या पीओसी का फायदा क्या है विद रिस्पेक्ट टू बोलो, मतलब मोल मोलाइसिस के ऊपर पीओसी का फायदा क्या है, पीओसी के ऊपर इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हो सकता है कि कोई और मेथड इससे बेटर हो, जस्ट लाइक कि कभी-कभी होता है कि मोल मोलाइसिस इज बेटर एंड पीओसी, हम कुछ केसेस देख चुके हैं, सम केसेस इन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से बेटर क्या होगा पीओसी। तो अप्लाई करने की बात होती है, समझ में आ रही है बात, अरे ठीक है। बट फिर भी लिस्ट ऑन फॉर्मेशन में सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला मेथड कौन है, बोलो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। एम आई क्लियर, समझ में आ रही है सबको बात, यस सर। ओके गुड। निकालना लगाना सीख गए, कैसे लगा, एक सेकंड बेटा होल्ड करना। हाँ बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट है,
बोलिए, डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक आध सवाल करके दिखाइए, फिर लास्ट में अपन लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है टाइट्रेशन। एक क्वेश्चन दो, एक बेसिक सा क्वेश्चन करिए। द इक्विवेलेंट वेट of a metal is double that of oxygen. How many times? How many times is the weight of its oxide greater than the weight of metal? The weight of metal. बनाइए। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे क्या? बोलो, टाइट्रेशन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना जैसे भूल गया था, एक बेसिक सा चीज छूट गया है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, न्यूट्रल एटम, जैसे कोई फोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, फोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, फोर या फोर अ मॉलिक्यूल, फोर अ मॉलिक्यूल, ठीक है, जो आपको क्या हो, एक ही एटम से बना हो, ठीक है, फोर अ मॉलिक्यूल मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, one kind of atom, just like what, just like H2, O2, N2, ठीक है ना। एक नंबर n फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एटम। यहाँ भी जो n फैक्टर होता है वो वैलेंसी ऑफ एटम के इक्वल होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं H2 की बात करूँ तो n फैक्टर ऑफ H2 वुड बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, तो इसका n फैक्टर 1। n फैक्टर ऑफ O2 कितना हो जाएगा बोलो 2, n फैक्टर ऑफ N2 कितना हो जाएगा 3। बतानी थी, ठीक है। सेम लाइक कि अगर सिंगल एटम हो, ठीक है, या फिर ये मॉलिक्यूल हो, दोनों केसेस में फैक्टर इसके किसके बराबर होंगे, वैलेंसी के बराबर है, ठीक है। चलिए सवाल बनाइए।
4-8 तक मुझे आंसर चाहिए। ठीक है बेटा, शुरू करें सॉल्व करना। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अभी इनिशियल है ना, धीरे धीरे करके होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन भी ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम सस्ता क्वेश्चन है। सस्ता क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, खुश करके क्या फायदा होगा किसी का भी। ठीक है, तो आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन को समझिए और फिर आपने जो अभी तक पढ़ाई करी है उसको देखिए कैसे आप अप्लाई करो। बस यही होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। जो क्वेश्चन में लिखा है उस लैंग्वेज को तोड़िए, जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कीजिए, आंसर पाइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, चलिए तो देखते हैं अपन क्या है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ए ऑक्सीजन। ठीक है,
ऑक्सीजन से एक मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट डबल है। हाउ मेनी टाइम्स इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मेटल। ठीक है, तो आपको पूछा है कि जो इक्विवेलेंट वेट है ऑक्साइड का, ठीक है, मेटल के, वो उसके मेटल के वेट से कितना ज्यादा है, कितना टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। सो सबसे पहला चीज दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन से डबल है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा। देखिए जब ऑक्सीजन लिखा हो, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा हो तो समझिए O2, अगर जब तक ऑक्सीजन एटम नहीं लिखा हो तब तक O मत लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, now equivalent weight of metal can be defined as, now equivalent weight of metal can be defined as weight of metal। अब मैं यहाँ पे वेट क्यों लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आंसर पूछा है ये वेट के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स लिख के भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लास्ट में मुझे नंबर ऑफ मोल्स को वेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं पहले ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाई, बोलो, एन फैक्टर ऑफ मेटल, एन फैक्टर ऑफ मेटल, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, बोलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय, बोलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सॉरी, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। नाउ एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, 2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इनटू 2। ठीक है, तो ये से ये कट गया। ठीक है, तो यहां से आपको बेसिकली, ठीक है, अच्छा, एन फैक्टर ऑफ मेटल दिया है क्या, the equivalent weight of a metal is double than that of oxygen, how many times of the weight of its oxide is greater than, अच्छा, वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट दिया बराबर, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ चलो, ये तो है ही, एक तो ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि अगर मान लो क्या बोल रहा है, वेट हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल, मतलब कि मेटल और ऑक्सीजन का क्या कराना है, बोलो, रिएक्शन कराना है मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए। ये बात समझ में आ रही है, बोलो, आ रही है ना, अरे बताइए, पूछा है ना कि हाउ मेनी टाइम्स इज द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड ग्रेटर देन द वेट ऑफ मेटल, मतलब मेटल का ऑक्साइड का जो वेट है वो मेटल के कितने ज्यादा, मतलब मेटल के वेट से क्या नाम है, उसके ऑक्साइड का वेट कितना टाइम्स ज्यादा है। ठीक है ना, ओके, तो बेसिकली अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, मतलब ऐसा आपको, तो इसके हिसाब से मैं ये लिख सकता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल, ये भी लिख सकता हूँ मैं कि इट इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन में हर रिएक्टेंट जो पूरी तरह से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट सेम होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम, ध्यान से देखिएगा सवाल, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना बेटा, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल, ठीक है, वेट ऑफ मेटल, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है ना, इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां से मैं अगर बोलूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, अब मैं अगर ऐसा चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ मेटल या वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ, बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई वेट ऑफ मेटल बाई वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, लिख सकता हूँ बेटा, बोलो,
लिख सकता हूँ ना इस इक्वेशन से, क्रॉस Yes, मल्टीप्लिकेशन। sir. ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 2 टाइम्स द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 2 टाइम्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 2 टाइम्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का रेशियो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 2 टाइम्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2। एनी प्रॉब्लम? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, नाउ नाउ if I if I if I add if I add 1 on both sides of the reaction, is there any problem? इसको मैं उठाता हूँ, इसको उठाता हूँ, कोई दिक्कत है किसी को इससे? अरे बोलो। No, sir. ओके बेटा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आई कैन राइट वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 3/2। लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। नाउ कैन आई इजीली से दैट वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड, कह सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो कंप्लीट रिएक्शन है। आ रही बात समझ में सबको? अरे बोलो। सर हाँ बोलो सर वो आपने 1/2 वहाँ क्या किया था? बेटा, 1/2 क्वेश्चन में दिया है ना, इक्विवेलेंट Yes, वेट ऑफ sir. मेटल इज इक्वल टू 2 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? 1/2 नहीं होगा? Yes, sir. बस वही किया है। ठीक है, तो अब क्या मैं यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस वेट ऑफ मेटल को क्या मैं वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बोल सकता हूँ? बेटा ध्यान से देखिए, बोल सकता हूँ ना, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Okay, good. So now I can write weight of oxygen plus weight of metal as weight of metal oxide by weight of metal is equal to 3/2 3/2। तो यहाँ से आपको क्या पूछा था? How many times the metal oxide is heavier than weight of metal? So weight of metal oxide is equal to 3/2 into weight of metal. So weight of metal oxide is 3/2 times the weight of metal। कोई दिक्कत? यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, एक ही बात। कोई प्रॉब्लम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 टाइम्स। कोई दिक्कत है? आंसर इज No, sir. इजी था। नहीं, इसी तो है। मैंने तो आप लोगों को समझाने के लिए सर, इतने आप- लंबा स्टेप किया है। सर आप करते हैं तब इजी लगता है, तो हम करते हैं डिफिकल्ट लगता है। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, सेम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगी, है ना, और कुछ नहीं है। आप हो सकता है एक दिन आप लोग मेरे से ज्यादा बेटर सवाल बना लें, हो सकता है क्या होगा, ठीक है। आप लोग यंग ब्रेन से, है ना, तो वो तो होना ही है। तो बस यही है कि अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग की स्पीड मेरे से भी ज्यादा हो जाए, आप लोग ज्यादा स्टेप क्या करना शुरू करो, स्किप करना शुरू करो बीच में। तो ये सब चीजें तो बस प्रैक्टिस की बात है, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस जानते करो, सारी चीजें होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, गलतियां होंगी, सही नहीं बनेगा, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर डाउट क्लियर करोगे, फिर जो मुश्किलों से भागा है ना, वो आज तक लाइफ में कुछ नहीं करता है। मुश्किलों का डट के सामना करना होता है। आज तक कोई ऐसा कोई टॉपर बना नहीं है जो सवाल में फंसा नहीं है। सवाल में फंसते हैं, रगड़ाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, फिर सवाल बनाने बैठते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और फिर सवाल बनती है। समझ आ रहा है सबको? तो ऐसा सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ तो बिना फंसे सवाल बना के जेई टॉप मार दे, नीट टॉप मार दे, ऐसा कोई नहीं होता। सारी बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, सर नोट करना है। जल्दी करो सर थोड़ा नीचे करिए। सर हाँ बोलो। सर हमें कैसे पता है ये इक्वेशन में कुछ लिमिटिंग रीजन नहीं है? लिमिटिंग रीजन नहीं है, ये ऐसे पता है कि आपको बोला है वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड इज इतना, तो वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड इतना है, तो मैं तो अपने मन से वेट ऑफ ऑक्साइड पूछा, तो मैं तो अपने मन से ऑक्सीजन और मेटल का रिएक्शन करा के आपको जस्ट इजी करने के लिए अपन वो देख रहे हैं ना। क्या है ना कि यहाँ पे सवाल को समझने के लिए ये किया है कि मेटल ऑक्साइड को मेटल प्लस ऑक्सीजन दे दिया है, बताने के लिए कि मेटल ऑक्साइड किससे, मेटल और ऑक्सीजन से बनता है ना, तो हम कंप्लीट रिएक्शन मान लेते हैं इसको कि हाँ भाई मेटल ऑक्साइड मेटल प्लस ऑक्सीजन से बना है। तो अगर ये कंप्लीट रिएक्शन है तो लिमिटिंग रीजन तो होगा नहीं,
ये हमने अपने सुविधा अनुसार ऐसे लिखा है रिएक्शन। बाकी आप मेटल ऑक्साइड को डायरेक्टली लिख सकते हो, वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। समझ में आया? किसी भी रिएक्शन में देखो, कोई भी जैसे मान लो कि आपको पूछे कि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या है, कैल्शियम और क्लोरीन के कंप्लीट रिएक्शन से कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो आप कंप्लीट बोला मतलब कि देखो सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि ये कैल्शियम और क्लोरीन से बना है। ठीक है, अब मान लो आप क्लोरीन एक्सेस में भी है, लेट से आपने बोला कि नहीं सर हम कंप्लीट रिएक्शन नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि क्लोरीन ये 1 इक्विवेलेंट है तो 10 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, मैं ऐसा मानूंगी। ठीक है, और इससे कैल्शियम क्लोराइड बना है। तो भाई आपने क्लोरीन आपने ले लिया 10 इक्विवेलेंट, तो 10 इक्विवेलेंट खर्चा थोड़ा ना होगा, होगा तो 1 इक्विवेलेंट ही खर्चा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो रिएक्ट करते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो अगर मान लो यहाँ ऑक्सीजन एक्सेस में भी, तो उसमें फर्क क्या पड़ता है, या मेटल एक्सेस में भी तो फर्क क्या पड़ता है, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल और ऑक्सीजन तो सेम ही होंगे। समझ में आया? यस सर। लिख लिया क्या? लिख लिया? एटलीस्ट आज टाइट्रेशन स्टार्ट तो करा दूं। हो गया, एक क्लास और लगेगा आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिख लिया सबने? फिर अपन स्टॉमिक Yes. स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर नया टॉपिक, नया सवेरा, नए सिरे से सब चीज स्टार्ट करने का मौका। और एक चीज याद रखना, कभी भी बैकलॉग से ज्यादा हमेशा प्रेजेंट टॉपिक को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये नहीं कि मान लो किसी का मूल कॉन्सेप्ट पीछे है, पहली बात तो पीछे है तो बहुत गलत बात है, होना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर अब पीछे हो गया है तो जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो पहले नए चैप्टर का जो टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में अपन पीछे के टास्क को कंप्लीट करेंगे, ना कि नए के कॉस्ट में पुराने को कंप्लीट करना। ये हमेशा बैड मूव होता है, इसके चक्कर में 2 साल तक सिर्फ बैकलॉग ही बचा रह जाता है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये कभी काम मत करना कि पुराने चैप्टर के चक्कर में नए चैप्टर को बस क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं, क्लास अटेंड करो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो। सोचो नया चैप्टर जब होता है ना, स्टार्ट होता है, तो आपका नया जन्म होता है, तो उस नए जन्म को पुराने जन्म के चक्कर में मखाओ नहीं। अरे समझ रहे हो ना, पुराने जन्म जन्म का पाप जो है, सो नए जन्म का पुण्य के बाद उसको पाप को धोने की कोशिश करो, ना कि पुराने जन्म का पाप धोते रहो और नए जन्म में पाप करते रहो, तो ओवरऑल क्या होगा? अरे बोलो, पापी ही रहोगे ना जिंदगी भर। अरे समझ में आया? पापियों, अरे बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो। हाँ। जुबान, जुबान भगवान लगता है कि छीन लिए हैं तुम लोग से, है कि नहीं मुंह में? है सर। तो बोल दिया करो कभी, वैसे भी लॉकडाउन में बात करने का मौका कहाँ मिलता होगा तुम लोग को। मैं बात करने के लिए सामने से बैठा हूँ, बोलता हूँ चलो बात करो मेरे से, तुम लोग बात ही नहीं करते। बताओ कितने बुरे हो तुम लोग। तो एक काम करते हैं कि आज मैं टाइट्रेशन के कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिख देता हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। आप लोग जल्दी जल्दी कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्लास में सारा डेफिनेशन समझाऊंगा। ठीक है, तो टाइट्रेशन सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सारी चीजें, जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ आप लोग कॉपी में लिखते रहो।
सर इज टेकन इन, सर वो वर्ड क्या है? इज टेकन इन ब्यूरेट। अरे होता है ना लैब में, जिसे डालते हैं ड्रॉप ड्रॉप करके, लंबा सा ट्यूब टाइप ओ का। अच्छा अच्छा।
सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। देखो कितने गधे क्लास छोड़ के बैठ जा रहे हैं, जो भी गए हैं उनका नोट्स वो लिख नहीं रहे हैं, मुझे पता ही है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लिख लिया सबने? सर वो जो टाइट्रेट का ऊपर वाला थोड़ा सा नहीं लिखा सर। यहाँ से हाँ सर। हाँ सर हो गया। सर हाँ बोलो। सर वो इंडिकेटर्स में एन के बाद क्या लिखा है? ऑक्सिलरी।
लिख लिया सबने? खत्म करें आज की क्लास? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। आप लोग वर्कबुक मॉड्यूल जो भी है, वर्कबुक अगर किसी के पास है तो वर्कबुक से आपको मॉड्यूल नहीं बनाना चाहिए वालों को, वर्कबुक का लेवल 1 जब तक मैं बोलूँ ना तब, जब तक ये खत्म नहीं होता है तब तक इतना होमवर्क बनाना, उसका समय मिले आपके पास टाइम है तो बनाइए, मेरे को कोई लोड नहीं है। वर्कबुक का लेवल 1 और पीवाईक्यू मतलब लास्ट, ठीक है, और ये जे के लिए, ठीक है। और नीट वाले करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज फंडामेंटल और लास्ट एक्सरसाइज जो पीवाईक्यू, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइजेस हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं, समय मिलेगा तो कीजिए, ठीक है। इतना कंपलसरी है, नीट वाले मॉड्यूल से करेंगे, ठीक है। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे।